तो सबसे पहले शुरू किया जा रहा है लूसेंट जीएस की मैराथन। ठीक है, आपको लग गया है। और स्लाइड नंबर, आज आप केवल आप पेज गिनते चलना, कितने पेज राघव सर ने आज भर डाले, लिख डाले, मजा आने वाला है आपको, बस इतना जान चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पे लगा लो, जो लूसेंट की कड़ी स्टार्ट होती है, सबसे पहले लूसेंट किताब की जो कड़ी शुरू होती है बच्चे, वो शुरू होती किससे? इतिहास से। और सब लोग देखो, मैं इतिहास किताब भी दिखाई दे रहा हूं, और यह विश्वास मानिएगा लूसेंट तो रहेगी ही रहेगी, साथ में भाई साहब एक स्पेशल लेवल, एक अपर लेवल का मामला आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते क्लास को जबरदस्त तरीके से। इतिहास क्लियर है। अब सबसे पहले इतिहास के बारे में मैं आपको बता दूं जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। पूरा मैं कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगा, पूरे 12 घंटे मैं लिखूंगा अपने हाथों से, और वही बच्चा भाई साहब सबसे प्रतिभाशाली होगा जो हमारे साथ आप भी लिखोगे, तो एक अलग लेवल पे क्रांति छाएगी जीएस पढ़ने की। ठीक है, क्वेश्चन आंसर से तो 12 घंटे बहुत चली है, लेकिन अब लिखने की बारी है और नोट्स बनाने की बारी है। ठीक है, वेरी गुड। सब लोग कॉपी पे लिखा कर रख लेना, क्योंकि आपको लिखना है, साथ में याद करते चलना है। सबसे पहले इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चे, आप सबको पता होना चाहिए इतिहास जो है, इतिहास बच्चे किस शब्द से मिलकर बना है, तो याद कर लेना, इतिहास जो बना है ना, वो हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है। हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है बच्चे। एक एक चीज में बारीकियों पे भी अध्ययन करूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब सबसे खास बात, जो हिस्टोरिया शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है, तो याद कर लेना, हिस्टोरिया शब्द यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा, यह भी सवाल पूछा गया, यूनानी भाषा का। और कहेंगे यूनानी मिलता है, कहेंगे ग्रीक मिलता है, तो आप आराम से यूनानी भी बता सकते हो और ग्रीक भी बता सकते हो, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली। क्या आप सब यह जानते हो कि हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है बच्चे? हिस्टोरिया का अर्थ होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान। खोजों से प्राप्त ज्ञान, इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी खोजें होंगी ना, उनके द्वारा जो नॉलेज मिल रहा है उसको हम लोग हिस्टोरिया कहते हैं। और यह किस भाषा में कहा गया है? यूनानी भाषा में कहा गया है कि जो भी हम खोज रहे हैं, मान लो ये मार्कर है, मार्कर को हमने खोजा, तो भाई साहब ये खोज, फिर उसके बाद पता चला हाँ भाई इतना बड़ा मार्कर है, इस जमाने में मिला था, इस गड्ढे में मिला था, मतलब खोजों से प्राप्त ज्ञान को हिस्टोरिया बोलते। अब सबसे खास बात, इतिहास जो है, इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के जनक किसे कहा गया बच्चे? इतिहास के जनक और पिता यह बोला गया किसको? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को बच्चे इतिहास के पितामह, जनक या पिता कहा गया। और सबसे खास बात, हेरोडोटस ने अपनी किस पुस्तक में इतिहास का वर्णन किया है? तो आप कह सकते हो हेरोडोटस की पुस्तक का जो नाम है इसी हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है। उस पुस्तक को कहते हैं हम लोग क्या? हिस्टोरिका। उस पुस्तक को कहते क्या? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका बोलते हैं, बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक, अब सबसे खास बात आप जान लो, जो बच्चे हेरोडोटस हैं, हेरोडोटस, इनका एक बार यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया कि जो इतिहास के पिता हैं उनका संस्कृत में नाम क्या है? संस्कृत में नाम क्या है? तो बच्चे आप सब बता देना, संस्कृत में जो इतिहास के पिता का नाम है उसको हम लोग कहते क्या? हरिदत्त। हरिदत्त किसका नाम है बच्चे? हेरोडोटस का नाम है। वो भी किस भाषा में नाम है? संस्कृत भाषा में नाम है हरिदत्त। ये रहा इतिहास का परिचय। अब बहुत ध्यान से बात समझने वाले हो आप सब, ठीक है? बहुत जबरदस्त, सब बात शेयर करते रहना। अब मेरी बात समझना, ये इतिहास का पूरा परिचय रहा। अब सबसे पहले बात, जो इतिहास आप पढ़ते हो, इतिहास आप जो पढ़ते हो बच्चे, इतिहास कोई एक भागों में नहीं बांटा गया, इतिहास का विभाजन किया गया। इतिहास का विभाजन किया गया, ठीक है? जो इतिहास का विभाजन किया गया वो 3 भागों में किया गया। 3 भागों में हमें इतिहास पढ़ने को मिलती है। देखो, लू से बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल जाएंगे, बस नोट्स बना के चलना। 3 भागों में इतिहास का विभाजन किया गया, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले किया गया प्राचीन भारत, जिसको हम लोग कहते हैं एशियंट हिस्ट्री।
दूसरा भाई साहब कहते हैं मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और तीसरा बच्चे जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आधुनिक भारत। तीसरे को बोलते हैं हम लोग आधुनिक भारत। तो इतने भाई साहब चीजों में इसका क्लासिफिकेशन किया गया, तीन चीजों में। अब सबसे बड़ी बात आती है, क्या आपको पता है कि इतिहास का विभाजन किया किसने था सबसे पहले? तो बच्चे ये याद कर लेना, विभाजन किसके द्वारा किया गया था। एक एक प्रश्न बिल्कुल रट के जाओगे आज आप। क्रिस्टोफ सेलियरस, सेलियरस। तो बच्चे याद कर लेना, इतिहास का विभाजन करने का श्रेय किसे जाता है? क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। कितने भागों में इन्होंने इतिहास का क्लासिफिकेशन कर दिया? तीन भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? तो ये बात रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव क्लास है, लाइव क्लास है। बस आप सबको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, यही काम है। और बस बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते रहना, और आपको आज कुछ करना नहीं है, ठीक है? चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये भाई साहब इतिहास हम लोग पढ़ कहां की रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की। अब यहां पर बहुत अच्छे से जान लेना, जो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर बच्चे जान लेना, भारत का अगर नामकरण की बात कर लें, भारत के नामकरण की बात कर लें, तो बच्चे बहुत सारे नाम भारत के बताए गए जो पेपर में प्रश्न आते हैं। देखो, भारत का नाम, एक भारत जो नाम पड़ा वो भरत, राजा भरत के नाम पे, दुष्यंत के पुत्र राजा भरत के नाम पर पड़ा था भारत। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से यहीं पर बात समझ लेना, इसको प्राचीन काल आर्यों का देश कहते थे, इसीलिए भारत को हम लोग क्या कहने लगे? आर्यावर्त भी कहने लगे। पुराणों में इसको हम लोग जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं। जम्बू द्वीप का मतलब होता, जम्बू मतलब होता जामुन, जम्बू मतलब होता जामुन, और द्वीप मतलब एक प्रकार से जामुन में कोई द्वीप तो होगा नहीं कि स्थलखंड उसके चारों ओर पानी। भाई साहब, जम्बू का मतलब जामुन, और यहां पर जामुन के वृक्षों का समूह, इसीलिए इसका नाम बोला गया जम्बू द्वीप। क्लियर है? और इसका जो आर्यावर्त नाम पड़ा क्योंकि भारत में आर्यों का निवास था, इसीलिए। ठीक है, अब बात समझना, भारत में बहुत सारे ऐसे आर्य आए थे जो सिंधु नदी को, मतलब ईरान से लोग आए थे, और ईरानी लोग थे, पर्सिया के लोग आए थे। तो जो सा होता था, सा को ये लोग पढ़ते थे क्या? हा। सा को पढ़ते थे हा, तो सिंधु को कहते थे हिंदू। तो इसीलिए भारत का नाम यहां पे पड़ गया हिंदुस्तान, भारत का नाम यहां पड़ गया हिंदुस्तान। ठीक है, भारत का नाम यहां क्या पड़ गया? हिंदुस्तान पड़ गया। अब बच्चे, जितने भी यूनानी लोग थे, यूनानी लोग, तो सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस कहते थे, इंडे, हिंदे को कहते थे इंडे, इंडे। तो हिंदू जो बोलते थे ना, उसको कहते थे हिंदे। तो बच्चे याद कर लेना, इंडे से मतलब बन गया इंडिया, इंडे से बन गया इंडिया। और सब लोग जानते हो ये भारत के सारे नाम हैं, हिंदुस्तान, इंडिया, राजा भरत के नाम पर भारत, और आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, सारे ये नाम है भारत के। अब आपको पता है, बहुत अच्छे से बोला गया है भारत के बारे में, यहां पर नामकरण भी हमने बता दिया। अब शुरुआत करते बच्चे, जो इतिहास का विभाजन है, तो इतिहास का विभाजन आप देख रहे हो तीन भागों में, एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। तीन भागों में इतिहास का विभाजन, क्लासिफिकेशन किया है क्रिस्टोफ सेलियरस ने, क्रिस्टोफ सेलियरस ने। क्लियर है? अब बच्चे यहीं पर जो बहुत अच्छे से बात आती है, ये नामकरण हो गया। आप सब जानते हो भारत जो है संस्कृति एवं विविधताओं वाला देश है, भारत जो है संस्कृति एवं विविधताओं वाला देश है। अब सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं बच्चे, जो भारत का इतिहास है वो तीन कालों में बोला गया है। कितने कालों में? तीन कालों में बोला गया है। तो बच्चे बहुत अच्छे से जान लो, तीन कालों में। अब लेकिन हम तीन काल तो पढ़ेंगे, भारत का जो इतिहास है, जो भारत का इतिहास है उसका क्लासिफिकेशन क्रिस्टोफ सेलियरस ने किया था, लेकिन जो भारत का इतिहास है वो तीन कालों में किया गया। कौन कौन से? तो वो भी जान लेते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आएंगे, मजा आ जाएगा, बस इतना जान लीजिएगा। ठीक है, शाबाश। सबसे पहले
प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल सबसे पहले। और प्रागैतिहासिक काल में पत्थर के ज्यादा सामान मिलते थे, इसीलिए इसी काल को पाषाण काल नाम भी दिया गया। कौन सा काल दिया गया? पाषाण काल। फिर जब बीच में आओगे आप, प्रागैतिहासिक काल के बाद जो दूसरा काल बांटा गया भारत के इतिहास को, उसको हम लोग कहते थे आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल। क्लियर है? उसके बाद बच्चे जो लास्ट में काल आता है उसको हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। तीन हिस्सों में इसको भाई साहब डिवाइड किया गया, प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। क्लियर है? अब बच्चे बहुत अच्छे समझ लेना आप जबरदस्त तरीके से। जो प्रागैतिहासिक काल है मतलब पाषाण काल, इसको तीन भागों में बांटा गया। इसको तीन भागों में बांटा गया। एक कहते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। बीच वाले को बोलते हैं मध्य पाषाण काल। बहुत प्यारे प्यारे से भी प्रश्न बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। पूरा थ्योरी वाइज आप पढ़ लोगे आज, बस आपको जुड़े रहना है। तीसरे वाले को बोलते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी गुरु। ठीक, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक बोलते हैं पूरा पाषाण काल को, मेजोलिथिक बोलते हैं मध्य पाषाण काल को, और नियोलिथिक बोलते हैं नवपाषाण काल को। क्लियर है बच्चे? ये तीन काल इसके अंतर्गत आ गए। अब देखो यहां पे पेपर में जो प्रश्न पूछता है वो क्या पूछता है, तो ये भी जान लो आप। पूरा पाषाण काल में बस इतना पूछता है आपसे कि मनुष्य जो है शिकार करना किस काल में सीखा था। शिकार करना तो आप बता सकते हो शिकार करना जो सीखा था होता क्या था? जो मनुष्य आदिमानव था ना भाई साहब, वो शिकार करके अपना पेट भरण करता था। तो शिकार करना सीखा था पूरा पाषाण काल में। तुमसे कहा जाएगा मनुष्य के द्वारा शिकार किस काल में किया गया, तो बच्चे शिकार पूरा पाषाण काल में। अगर तुमसे कहा जाएगा आग की खोज, आग की खोज किस काल में की गई मनुष्य के द्वारा, तो पूरा पाषाण काल में। 2 पॉइंट यहां पे याद कर लेना, बस इससे ज्यादा यहां पर तुम्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चे मध्य पाषाण काल में जो सबसे प्यारा सा प्रश्न आता है वो क्या आता है? मध्य पाषाण काल में प्रश्न यह आता है कि मनुष्य जब शिकार करना सीख गया तो क्या किया उसने? मध्यकाल पाषाण काल में पहुंचते पहुंचते वो सब भाई साहब क्या करने लगा कि वही पशुओं को अपना वो पालतू पशु बना लिया। जैसे कुत्ता पहला पालतू पशु बना था, तो क्या करने लगा कि शिकार करने लगा। उसने सोचा, दिमाग लगाया, अगर पशुओं को मारेंगे नहीं, इनको एक प्रकार से इनको पालें, तो एक प्रकार से प्रश्न आता है कि मनुष्य ने पशुपालन किस काल में सीखा। पशुपालन मतलब वही पशुओं को मारने की बजाय शिकार तो करता ही था, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पशु थे जिनको पालना शुरू कर दिया, तो भाई साहब पशुपालन इसमें हो गया। ठीक, मध्य पाषाण काल में, जिसको हम लोग मेजोलिथिक बोलते। नवपाषाण काल में क्या आएगा बच्चे? अब जब पहले ये शिकार करता था, मार देता था, उसके बाद क्या करता था बच्चे? इनको पालना चालू कर दिया। जब पालना चालू कर दिया तो इनके जो पले हुए पशु थे ना, वो बड़े काम आने लगे। काम इस प्रकार आने लगे कि जब खेती की भाई साहब खेती की बारी आती थी, तब कोई ट्रैक्टर तो होता नहीं था, वही पशुओं को बैलगाड़ी में जोड़ते थे और सारे भाई साहब खेत को जोत देते थे, तो फसल पैदा होने लगी। तो पेपर में प्रश्न आता है कि किस काल में कृषि की शुरुआत हुई? तो कृषि की शुरुआत बच्चे हुई किस काल में? तो आप कह सकते हो नवपाषाण काल में, आराम से बता सकते हो। अब जब भाई साहब कृषि जोता जाएगा इन्हीं पालतू वाले पशुओं से, तो सिंपल से पशु आगे चले जाएंगे, लेकिन हल जो होगा उसमें पहिया लगा होगा। तो तुमसे दूसरा प्रश्न आएगा, पहिए की खोज किस काल में? तो आप बता सकते हो पहिए की खोज बच्चे नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार किस काल में? नवपाषाण काल में। पहिए की खोज किस काल में? भाई साहब नवपाषाण काल में। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है नवपाषाण काल में क्या आता है? प्रश्न यह आता कि जो मनुष्य था पहले इधर उधर सब जगह घुमा उमा करता था, कहीं इसका फिक्स नहीं था कि हाँ ये फलाने का घर है। लेकिन नवपाषाण काल में आते आते भाई साहब मनुष्य के पास क्या हुआ? तो याद कर लेना, स्थायी निवास करने की प्रवृत्ति आ गई।
स्थायी निवास की प्रवृत्ति। स्थायी निवास की प्रवृत्ति का मतलब यह हुआ बच्चे कि मनुष्य का है एक परमानेंट घर बन गया, हाँ अब इसको यहां पर रहना है। तो इस प्रकार नवपाषाण काल में तीन चीजें याद कर लेना, एक कृषि की खोज किस काल में, नवपाषाण काल में, एक पहिए की खोज किस काल में, नवपाषाण काल में, एक स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में, तो नवपाषाण काल में, एक पशुपालन बच्चे किस काल में, तो मध्यपाषाण काल में, एक शिकार की खोज तो पुरापाषाण काल में, आग की खोज तो पुरापाषाण काल में। इतनी चीज अगर तुम याद कर लेगे तो इन भाई साहब इनसे ज्यादा कुछ आता ही नहीं। अब एक प्रश्न पेपर में और आता है, क्या आता है तो मैं बता दे रहा हूं, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहां मिलता है। पशुपालन का हमें कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला कि मध्यपाषाण काल का आदमी, मध्यपाषाण काल का आदमी बच्चे पशुओं को पालता था, वो कौन सा स्थल था पहले, कैसे हमें पता चला, तो उस जगह का नाम था बच्चे आदमगढ़। आदमगढ़, आदमगढ़ ऐसा जगह था, आदमगढ़ में मतलब खोज हुई थी। अब तुम कहोगे सर जी आदमगढ़ भारत में कहां पड़ता है सर जी, तो मैं आपको बताऊंगा होशंगाबाद। अब ये मत पूछना कि होशंगाबाद सर जी कहां पड़ता, तो आप सब जानते हो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो पशुपालन का पहला साक्ष्य कहां पे, आदमगढ़, और ये पेपर में प्रश्न आता है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर जी ये यूनिट नहीं है, तो जो यूनिट नंबर 2 है ना, तो ये पूरा का पूरा पाषाण काल के बारे में ही है, तो आराम से इसको आप बता सकते हो, बिल्कुल भी टेंशन मत लेने का, केवल टेंशन लोगों को आज देने का भाई, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं, है ना, चलो अब आगे बात करते बच्चे। नवपाषाण काल में बात आ गई कृषि और पहिए की खोज की। तुमसे कहा जाएगा सवाल में कि कृषि का पहला साक्ष्य कहां मिला, जैसे पशुपालन का पहला साक्ष्य कहां पर, तो आपने बता दिया आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। तुमसे कहा जाएगा कृषि मतलब खेती होती थी, लेकिन उसका पहला नमूना सबूत कहां मिला, तो पहला साक्ष्य आप बता सकते हो बच्चे मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पहली बार कृषि के साक्ष्य मिले। अब तुम कहोगे सर जी मेहरगढ़ कहां पड़ता है, तो मेहरगढ़ पड़ता है बच्चे बलूचिस्तान। कहां पड़ता है, बलूचिस्तान में। क्लियर है। अब बच्चे यहीं पर एक प्रश्न और याद कर लेना, बलूचिस्तान में पहले साक्ष्य मिले हमें, ठीक है। बलूचिस्तान जो एक प्रकार से कहां पड़ेगा, आप कह सकते हो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा के पास। अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, कृषि में चावल की भी खेती होती है। किसकी खेती होती है, चावल की खेती। सब लूसेंट का पॉइंट है, लेकिन एक बिल्कुल कहानी के साथ से समझना, चावल की खेती होती है। अब पेपर में प्रश्न आता है कि सबसे पहले चावल, चावल जिसको हम लोग बोलते हैं धान, धान की खेती या चावल की खेती के साक्ष्य हमें कहां से मिले, सबसे पहला प्रश्न आता। तो आप बता सकते हो चावल की खेती या धान की खेती के साक्ष्य सबसे पहले हमें बच्चे कहां मिले, तो याद कर लेना कोल्ड हवा। और कोल्ड हवा कहां पड़ता बच्चे, तो इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यूपी, ठीक है। कोल्ड हवा में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले, आप आराम से बता सकते हो। क्लियर है। अब बहुत अच्छे से याद कर लेना, नवपाषाण काल का एक स्थल और पूछा जाता, उस स्थल का नाम बच्चे जो है उसका नाम है संगनकल्लू। क्या नाम है, संगनकल्लू। एक यहां का स्थल और याद कर लेना जिसका नाम है संगनकल्लू, और संगनकल्लू बच्चे जो पढ़ता है ना वो कहां पड़ेगा, कर्नाटका। अब तुम कहो कि सर जी संगनकल्लू आप क्यों पढ़ा रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पेपर में प्रश्न आएगा, जैसे ऑप्शन आपके पास आ गया, क्या आ गया मैं बताता हूं ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से, सवाल भी तो यहां पे मैं आपको बना दूंगा, क्वेश्चन आपके बनेगा, निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण कालीन, तुम लोग आज तक लूसेंट से सवाल ही नहीं बना पाते यहां से, नवपाषाण कालीन नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, लेकिन पहले हम इसको पढ़ा दे। संगनकल्लू कर्नाटक मैसूर में पड़ता। अब यहां से हुआ क्या था बच्चे, नवपाषाण कालीन का यह स्थल था, यहां से हमें मिला था राख का टीला,
जो राख के टीला थे ना, वो कहां से मिले थे? संगनकल्लू कर्नाटका से मिले थे। क्लियर है? कहां से मिले थे? संगनकल्लू कर्नाटका से मिले थे। इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम्हारे सामने सवाल आ गया। सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन नहीं है? पहला कोल्डी हवा, दूसरा संगनकल्लू और तीसरा मेहरगढ़ और चौथा आदमगढ़। भाई साहब, आईएएस लेवल की परीक्षा में भी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको तो ये लग रहा है ना चारों स्थल भाई साहब इतिहास से रिलेटेड है, लेकिन मेन प्रश्न जो आपसे पूछा गया है नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। क्लियर है? ये पूछा गया आपसे, तो आप आराम से फटाक से जवाब दे सकते हो, सर जी आदमगढ़ जो है, जो एमपी में पड़ता है, वो नवपाषाण कालीन नहीं है। वो सर जी वो जो आदमगढ़ है ना, अपना वाला आदमगढ़ जो है ना, वो मध्य पाषाण कालीन है। सबसे पहले वहां से पशुपालन के हमें क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे कि पशुओं को पाला जाता है। और बाकी सर जी जो 3 स्थान है ना, एक जिसका नाम है मेहरगढ़ और जिसका नाम है कोल्डी हवा, और सर जी एक जिसका नाम है संगनकल्लू, ये तीनों के तीनों नवपाषाण कालीन नहीं। तो सर जी हम बिल्कुल आराम से इसको बता ले जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब यहीं पर एक सवाल तुमको नवपाषाण कालीन का और मैं बता दे रहा हूं। क्या? एक स्थल और आता है जिसका नाम है बुर्जहोम। 4 स्थल याद कर लेना, जीवन में आपका गलती नहीं होगा। बुर्जहोम, और बुर्जहोम आप जानते होंगे कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और सब लूसेंट का भाग है, लेकिन लूसेंट को हमने क्या कर रहे हैं? आधुनिकीकरण कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शाबाश। बच्चे एक बार वीडियो को और लाइक कर दो, शेयर कर दो, एक एक प्रश्न समझ में आएगा, मजा आ जाएगा। बच्चे बीएड एंट्रेंस दो जाए, जो एग्जाम दो जाए, सारे एग्जाम में ये रामबाण क्लास होने वाली है। ठीक है, नवपाषाण कालीन का एक स्थल है बुर्जहोम। आज तुम नोट्स बना के देखो तो फिर कहोगे कि राघव सर ने भाई साहब आग लगाई है। बुर्जहोम बच्चे एक स्थल है नवपाषाण कालीन, 2 स्थल मैंने बताया अलग से, एक संगनकल्लू जहां पे राख के टीले मिले, और एक बुर्जहोम। बुर्जहोम में पता क्या मिला बच्चे? बुर्जहोम में सबसे पहले गर्तावास, मतलब वहां पे गड्ढे मिले थे। घर जब नीचे उतरो तो गड्ढे मिल रहे हैं। और बुर्जहोम में सबसे खास प्रश्न आता है कि यहां पर जब मालिक मरता था ना, तो बच्चे जब मालिक मरता था तो उसके साथ उसका जो पालतू पशु होता था उसको भी दफना दिया जाता था। भले पशु जिंदा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। तो यहां पे आप कह सकते हो कि मानव के साथ पालतू पशु बच्चे कहां पे अपनाया जाता था? पालतू पशु अब दफना दिया जाता है बुर्जहोम कश्मीर में। तो उम्मीद करते हैं नवपाषाण कालीन के 4 स्थल बिल्कुल रट गए होंगे, एक मेहरगढ़, एक कोल्डी हवा, एक बुर्जहोम, एक संगनकल्लू। और यहीं पर बच्चे मध्य पाषाण कालीन के तुमको एक स्थल रटा होगा जिसका नाम है आदमगढ़। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मेरी बात समझ लेना बच्चे, अब यहां पे जरा ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ठीक है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर देखो आगे, अब जरा एक बाल लाइन में यहां पे लगा लेना। हमने नवपाषाण कालीन तो तुमको बता ही दिए। अब यहां पे बच्चे एक बहुत अच्छे से एक स्थल में तुमको और बता दूं जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। अगर तुमसे कहा गया कि सर जी नवपाषाण कालीन स्थल कौन है? नवपाषाण कालीन स्थल कौन है? तो आप लपेट के बता दोगे सर जी एक तो हमका आप पढ़ाए हो बुर्जहोम जहां पर गड्ढा मिले हैं घरन में। ठीक है, और दूसरा बात जहां पर मालिक मर जाए कुत्ता भी दफना दिन जात, मतलब पालतू पशु जाए जो हो जाए उसका दफना दिन जात। दूसरा सर जी तुम पढ़ाए हो नवपाषाण कालीन स्थल में एक बताओ संगनकल्लू जो कर्नाटक में पड़त है, जयमा राख का टीला मिला है। तीसर गुरुजी आप हमका यो पढ़ाए हो कि मेहरगढ़ वो स्थान है जहां पर कृषि के सबसे पहले सबूत मिले हैं जो बलूचिस्तान में मिलत। चौथा गुरुजी हमते यो कहियो कि सर जी आप हमका यो पढ़ाओ मेहरगढ़ के अलावा जेका नाम है कोल्डी हवा जहां पर सबसे पहले चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। लपेट के बता दो कौन कहां है, कहां पर का हमका मिला है। ठीक है, चलो अब बात आती है मध्य पाषाण काल की। अब इनको कैसे आप याद करोगे? एक तो हमने तुमको चुटकी भर सिंदूर की कीमत से याद करवा दिया कि
गढ़। आदमगढ़ आप सबके दिमाग में बसा पड़ा होगा कि सर जी आदमगढ़ जो आप पढ़ाए हो ना वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है और यहां पर हमका सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले रहे हैं कि मतलब लोग कैसे पशुओं को पालते हैं, यहां पर मिले रहे हैं सबसे पहले। लेकिन क्या तुमका पता है जो पेपर में भाई साहब पूछ रहे हैं आज समय पूछ रहे हैं दूसर स्थल का नाम है, दूसर स्थल का नाम है मैदहा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैदहा में का भरा है। बच्चा मैदहा ऐसा स्थल रहे, पहली बात तो यो पड़त कहां पर, यो पड़त है प्रतापगढ़ में और प्रतापगढ़ में यो पड़त है यूपी में और यहां पर पता कहां मिला रहा है मध्य पाषाण काल में जो इतना फेमस है, यहां पर हमका मिला रहा है आदमी और स्त्री, जो पुरुष आदमी और स्त्री के युग्म कहने के मतलब 100 कह सकते हो, दोनों के एक साथ दफनाने के 100 यहीं पर मिले रहे। ठीक, आप कह सकते हो आराम से 1% तुमका दिक्कत ना हुई। ठीक, अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना जबरदस्त तरीके से का तीसरा स्थल जो है सराय नाहर याद कर लेना। ये बच्चे कहां पड़ेगा, ये यूपी में पड़ेगा। अब तुम हमसे कहोगे गुरुजी ये भी मध्य पाषाण कालीन स्थल है, ये भी मध्य पाषाण कालीन स्थल है क्या गुरुजी, इसका मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसका कॉन्सेप्ट ये है बच्चे कि यहां पर मिला था एक साथ, अबे तक का तुम देखे रहे 2 जने एक साथ मरे हुए दफने रहे, लेकिन सराय नाहर में एक साथ कब्र में 300, एक साथ कब्र में 300 याद कर लेना। एक साथ कब्र में 300 मतलब 3 बॉडी एक साथ मिली, क्या बात है भाई। और ये कहां पे जगह थी, सराय नाहर यूपी में, मतलब भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ दिनो। ठीक, और चौथा स्थल एक और याद कर लीनो मध्य पाषाण कालीन का, जिसका नाम है बागौर, और बागौर पड़ा था कहां पर, आरजे मतलब याद कर लीनो राजस्थान। कहां याद करोगे, राजस्थान। और बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, पेपर में प्रश्न आता सबसे बड़ा स्थल मध्य पाषाण काल का कौन सा था, तो याद कर लेना सबसे बड़ा स्थल मध्य पाषाण काल का कौन सा था बच्चे, बागौर। तो ये इसके चार नौ पाषाण काल के कहां पर काभा लपेट के बता दोगे। ठीक है, फटाक से कमेंट करके बता दो क्या आप सबको बच्चे समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या आप सबको समझ में आ गया। अच्छे बच्चे कह रहे हैं सर जी आप हमका पूरा पाषाण काल के स्थान नहीं बताओ, तो भैया ऐसा हो ही नहीं सकत, ऐसा हो ही नहीं सकत। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शाबाश। तो बच्चे ऐसा हो ही नहीं सकत, तो मध्य पाषाण कालीन के आपको पता चल गए, नौ पाषाण कालीन के समझ में आ गए, तो फटाक से कमेंट करके बताओ बच्चे इतनी बात समझ में आई अभी तक। अच्छा अबे ना बोलबे, ठीक। अब यहां पर लगा लो पूरा पाषाण कालीन स्थल, दुठे बता ही दी, जब मैं पेपर में प्रश्न पूछो जाते तो तुम लोग बता तो सकत हो कम से कम। पूरा पाषाण काल के स्थल, पूरा पाषाण काल के स्थल, तो जो पूरा पाषाण काल के स्थल लगाई हो ना, सबसे पहले आंखें बंद करके लगाओ, 1% गलती ना करो। सबका पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन तुम जरूर जान लो। भीमबेटका, भीमबेटका पेपर में भाई साहब लपेट के प्रश्न आता है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो आप बता सकते हो भीमबेटका की जो गुफाएं फेमस है ना वो किसके लिए, शैल आश्रय, शैल आश्रय चित्र, शैल आश्रय चित्र के लिए। इसका मतलब यह हुआ शैल मतलब पत्थर, पत्थर में चित्रकारी के लिए सबसे पहला हमें जो स्थान मिला वो भीमबेटका मिला। अब भीमबेटका बच्चे कहां पे मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए भीमबेटका ये पड़ेगा रायसेन, और रायसेन बच्चे पड़ेगा कहां पर, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। ठीक है, शैलाश्रय चित्र जहां पे गुफाओं के लिए फेमस है, गुफाओं में चित्रकारी के लिए फेमस है, कहां पे, भीमबेटका रायसेन एमपी में। याद कर लेना, लपेट के प्रश्न आता। और ये सारे स्थल कैसे हैं बच्चे, पूरा पाषाण कालीन है। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अब पूरा पाषाण कालीन का दूसरा स्थल याद रखियो,
दूसरा जौन स्थल याद रखिए बच्चे, एक का नाम है अतिरंपक्कम, अतिरंपक्कम। तो अतिरंपक्कम याद कर लेना बच्चे, ये आपका पड़ेगा मद्रास। मद्रास मतलब तमिलनाडु। और ये किस लिए फेमस, तो याद कर लेना, ये पुरा पाषाणकालीन समझ रहे होगे, पुरा पाषाणकालीन, नव पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, मतलब यहां पे पाषाण मतलब पत्थर, पत्थरों की सारी चीजें होती थी। और पत्थरों के औजार बच्चे, पत्थरों के औजार कहां पे हमें मिले, तो आप कह सकते हो अतिरंपक्कम मद्रास में। तो यहां पे आप कह सकते हो हड्डी से बने औजार, हड्डी से बने औजार। तो हड्डी से जो बने औजार थे बच्चे, वो हमें कहां मिलते हैं, तो आप आराम से बता सकते हो वो कहां मिलते हैं, अतिरंपक्कम में। क्लियर है, बहुत जबरदस्त। फिर बच्चे याद कर लेना लास्ट, ये भी लूसेंट में, लेकिन लूसेंट में बहुत कम दिया है, तो हमें इसीलिए तो यहां पे तुमको अच्छे से करा दे रहे हैं, हथनौरा एमपी। और जो हथनौरा एमपी है ना, लूसेंट में पता क्या लिखा, हम बता रहे हैं क्या लिखा हथनौरा एमपी में। सबसे पहले मनुष्य की जो खोपड़ी है ना, कंकाल, उसके जीवाश्म कहां मिलते हैं, तो बच्चा वहां याद कर लेता है। सबसे पहले मनुष्य की खोपड़ी, भाई साहब मतलब मनुष्य की खोपड़ी का जो कंकाल है ना, वो हमका कहां मिला था, तो बच्चा याद कर लेता, नर्मदा नदी घाटी पर, नर्मदा नदी के घाटी पर। अरे नर्मदा नदी घाटी का मतलब तो समझो, हथनौरा जो एमपी में ना, वह है तो नर्मदा नदी के किनारे तो है। मतलब कहे मतलब है कि नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है क्या, हथनौरा, मतलब जो एमपी में पड़ता है, नर्मदा नदी घाटी के किनारे ही तो स्थित है क्या, हथनौरा। तो यहां पे तुम कह सकते हो मनुष्य के जीवाश्म सर्वप्रथम, मनुष्य के जीवाश्म सर्वप्रथम कहां से मिले, तो भाई साहब आप लपेट के बता ले जाओगे, मनुष्य के जीवाश्म सर्वप्रथम नर्मदा नदी के घाट पर मिले, नर्मदा नदी घाटी के तट पर मिले। लेकिन नर्मदा नदी घाटी के तट पर बच्चे स्थान का नाम क्या है, हथनौरा एमपी में। और सबसे खास बात, बहुत लोग, एक आईएएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि आखिरकार इसका पता किसने लगाया कि मनुष्य के जीवाश्म सबसे पहले नर्मदा नदी घाटी के तट पर मिले, तो बच्चे इसका पता के लिए याद कर लेना, बहुत अच्छा सा प्रश्न आता है, अरुण सोनकिया। और अरुण सोनकिया ने सबसे पहले इसकी खोज की, और बच्चे कब की, तो याद कर लेना 1982 में। 1982 में अरुण सोनकिया व्यक्ति ने इसके सबसे पहले पता लगाया था कि मनुष्य का जो एक प्रकार से मनुष्य का जो कंकाल है, खोपड़िया है, वो कहां पता चला, भाई साहब यहां हथनौरा में। तो इस प्रकार लूसेंट का ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। 4 नंबर था, ये 5 नंबर हो गया। केवल आज पन्ने देखना भाई साहब, ये 6 हो गया। ठीक है, चलो। तो बच्चे उम्मीद करते हैं आपको भारत का इतिहास जो हमने प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल पढ़ाया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 3 भागों में बटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। हमने सबसे रिलेटेड एक प्रकार से आपको सारे के सारे स्थल बता दिए, 1% दिक्कत नहीं हुई होगी, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके दिलो दिमाग में छप गया होगा। अब बच्चे मैं अगर डिफिनीशन में बात करूं तो पूरा प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल कहते किसको हैं, तो आप कह सकते हो कि एक चीज होती है लिपि और एक लिपि। तो लिपि के बारे में आप सब जानते होंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको बता दूं कि लिपि हम लोग उसे बोलते हैं जब शब्दों से मिलकर कोई चीज लिखी जाती है ना, उसको हम लोग लिपि बोलते हैं। जैसे हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी है, अंग्रेजी भाषा मतलब भाषा जो अंग्रेजी भाषा है वो रोमन लिपि में लिखी है, रोमन लिपि में। ठीक है, तो कहने का मतलब है प्रागैतिहासिक काल में ना कोई व्यक्ति लिपि को पढ़ पा रहा था, ना ही लिपि का किसी को ज्ञान था, ना पढ़ पा रहा था ना ही ज्ञान था। इसलिए इस काल को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद कर लेना प्रागैतिहासिक काल। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, कह सकते हो जिन अक्षरों का प्रयोग हम किसी भाषा को लिखने में करते हैं,
जिन अक्षरों का प्रयोग हम किसी भाषा को लिखने में करते हैं उसको हम लोग लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि, कोई डाउट नहीं होगा बच्चे। और प्रागैतिहासिक काल में पढ़ना और मतलब ना हमें ज्ञान था ना हम इसको हम लोग पढ़ सकते थे, कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आ जाओ आग्यैतिहासिक काल। तो ये था पूरा का पूरा प्रागैतिहासिक काल। अब आ जाओ आग्यैतिहासिक काल। तो बच्चे जब आग्यैतिहासिक काल आओगे यहां पे 7 नंबर, आग्यैतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल। आग्यैतिहासिक काल, तो बच्चे आग्य ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ पूनम सिंह कह रहे हैं सर आपका पढ़ाना बिल्कुल ब्रिलियंट है, हमारे पेट में आपके जो हम क्लास अटेंड करते थे बहुत सारे सवाल आते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ पीडीएफ भी मिलेगी बच्चे, जबरदस्त समझ लीजिएगा। हाँ बच्चे अब ऐतिहासिक काल आग्य ऐतिहासिक काल देखो। आग्य ऐतिहासिक काल जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, आग्य ऐतिहासिक काल हम लोग किसे कहते हैं? ऐसा काल जिसमें लिपि और अक्षर, लिपि और अक्षर कह सकते हो, लिपि और अक्षर का ज्ञान तो था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ज्ञान का मतलब ये, हाँ भैया ये अक्षर है, ये लिपि है, लेकिन इनका पढ़ा नहीं जा सका कि लिखा का है, मतलब बीच में फंसा मामला। तो इका कहते हैं आग्य ऐतिहासिक काल। और आग्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत बच्चा दो चीजें आप पढ़े लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। वो का है? एक है सिंधु घाटी सभ्यता और एक है वैदिक सभ्यता। एक है सिंधु घाटी सभ्यता और एक है वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दो ये जो सिविलाइजेशन है, अभी यह पूरा चर्चा हुई है हर चीज में। तो ये दो जो सभ्यता है वो किस काल की हैं? तो आप कह सकते हो आग्य ऐतिहासिक काल की है। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो बच्चे फटाक से आप सबको ये भी समझ में आ गया है ना, आग्य ऐतिहासिक काल का ये कौन है? तो आप कह सकते हो आग्य ऐतिहासिक काल का सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब सुनो, अब बात आती है हिस्टोरिक पीरियड की। और जब हिस्टोरिक पीरियड की बात आ जाए तो मतलब आप कह सकते हो ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक, ऐतिहासिक काल की जो शुरुआत होती है, जो शुरुआत होती है आप कह सकते हो ये जो शुरुआत मानी गई। बिल्कुल भाई, काहे इतना परेशान हो यार, इतना तो टेंशन लेकर हो सकते हैं नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चे ऐतिहासिक काल की जो शुरुआत मानी गई, ये इसके अंतर्गत ये तीनों इतिहास आते हैं। इसके अंतर्गत ये तीनों इतिहास आते हैं। कौन कौन से? एक प्राचीन इतिहास पूरा का पूरा, और ये कह सकते हो ऐतिहासिक काल की जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, वो कहां से मानी गई? तो आप बता सकते हो छठी शताब्दी। छठी शताब्दी मतलब जहां पर महाजनपदों का उदय हो जाता है, यहां से इसकी स्टार्टिंग मानी गई। छठवीं शताब्दी, छठवीं सदी, महाजनपदों के उदय से शुरुआत मानी गई किसकी? ऐतिहासिक काल की, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये जो तुम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, ये बच्चे इसके अंतर्गत निकल के आती चीज। किसके अंतर्गत? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो कह सकते हो छठवीं शताब्दी महाजनपदों के उदय से लेकर अब तक, अब तक, यहां तक के पूरे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं भाई साहब, ये हमने आपको प्रागैतिहासिक काल मतलब लूसेंट की दूसरे यूनिट हमने आपको पूरी की पूरी पढ़ा दी, पूरी की पूरी हमने पढ़ा दी। आज 12 घंटे की मैराथन है, आप सबको सपोर्ट करना है। ठीक है, चलो तो फटाक से अब एक बार कमेंट करके बताओ, क्या आप सबको जो हमने लूसेंट की दूसरी यूनिट पढ़ाई है, दूसरी यूनिट हमने पहले पढ़ा दी क्योंकि वहीं से उसका मैचिंग हो रहा था। तो फटाक से एक बार कमेंट करके बताओ, क्या आप सबको इतनी जानकारी आ गई? पूरी पूरी नहीं आ गई? आज 12 घंटे की मैराथन है, आप सब पूरी की पूरी पढ़ा दी,
पूरी की पूरी हमने पढ़ा दी। आज 12 घंटे की मैराथन है, आप सबको सपोर्ट करना है, ठीक है। चलो तो फटाक से अब एक बार कमेंट करके बताओ, क्या आप सबको जो हमने लूसेंट की दूसरी यूनिट पढ़ाई है, दूसरी यूनिट हमने पहले पढ़ा दी क्योंकि वहीं से उसका मैचिंग हो रहा था। तो फटाक से एक बार कमेंट करके बताओ, क्या आप सबको इतनी जानकारी आ गई, पूरी पूरी नहीं आ गई? जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने लोगों को दूसरी यूनिट बिल्कुल कंफर्म हो गई, याद हो गई? बहुत बढ़िया। और फटाक से जिसको जिसको आ गई हो फटाक से लाइव कर दो जबरदस्त तरीके से। हाँ चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया सब। बस अब बच्चे शुरू होने जा रहा है असली तांडव। असली तांडव का मतलब आप कह सकते हो शुरुआत होने जा रही किसकी? प्राचीन भारत की, प्राचीन भारत की। ठीक, अभी तक का इतिहास का हम एक प्रकार से इंट्रोडक्शन दे रहे थे आपको, क्योंकि देखो सारी चीजें हमको बिल्कुल बेसिक से उठानी है। मैं ये नहीं सोचूंगा कि यहां पर किस बच्चे को आता है किस बच्चे को नहीं आता, बस मैं ये सोचूंगा कि मेरे लिए सारे बच्चे आज बराबर हैं और सब लोगों का जिनको भी आता है। जीएस एक ऐसी चीज है जिसको आप जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है, आपको हमेशा कम ही लगेगी। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग सब। बात बहुत बढ़िया, मजा आ गई सबको? हाँ, लाइक शेयर करते रहना भैया, आज भूलना नहीं कि भूल जाओ। अच्छा, एग्जिट पोल देते रहिए, बिल्कुल एग्जिट पोल आते रहेंगे आप लोग को एग्जिट पोल आता रहेगा। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। वेरी गुड बच्चे, चलो मजा आ गई। तो हमारा जो पहला सेशन रहा बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया। देखो आपको पता है 1 घंटा हमारा बीतने वाला है, 1 घंटा मतलब हो गया, तो आराम से कह सकते हो कि जो मैराथन है ना बड़ा मजा आने वाला है। इतनी जीएस सीखने वाली, इतनी जीएस सीखने वाले हैं। और हाँ, बीच बीच में हम आपको डोज भी देते चलेंगे। डोज क्या देते रहेंगे? प्राचीन भारत हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन यहां पर एक हेडिंग लगा लो, मैं आपको एक टॉपिक और करा दूं जो आपको पेपर में भी काम आता रहेगा। एक छोटे छोटे बूस्टर डोज भी मिलते रहेंगे। सबसे पहले आप लगा दो महापुरुषों के उपनाम, मुश्किल से इसी स्लाइड में आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। जिसको ना आता वो लिख लेना, जिसको आता हो अच्छी बात है। ठीक है, सबसे पहला भारत का मैकियावेली। भारत का मैकियावेली फटाक से बताते चलो, भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हो चाणक्य को, कहीं कहीं चाणक्य मिलेगा। और इन्हीं का एक अन्य नाम है कौटिल्य, और इन्हीं का एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, तो ये हो गया। दूसरा नंबर बच्चे, अब बार बार हम भारत का नहीं लिखेंगे। भारत का यहां पे आप कह सकते हो आइंस्टीन किसे कहते हैं? आइंस्टीन। तो भारत का आइंस्टीन जो कहते हैं किसको कहते हैं? नागा अर्जुन को कहते हैं, नागा अर्जुन को कहते हैं। फिर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? तुम्हें आता है मैं पता है, लेकिन आपको एक अपर लेवल पे जाना है आज। भारत का वयोवृद्ध पुरुष तो आप कह सकते हो दादा भाई नेरोजी को कहते हैं। अगला सवाल आएगा, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हो भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं दयानंद सरस्वती जी को, दयानंद सरस्वती जी को। अगला बच्चे, भारत का पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? तो बच्चे जो भारत का पुनर्जागरण का पिता है वो हम लोग कहते हैं किसको? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। मतलब एक एक सवाल बिल्कुल चुन चुन के मारोगे आज, ठीक है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो अगला, भारत का सिकंदर किसे कहते हैं? तो भाई साहब भारत का सिकंदर कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। बच्चे अगला, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो भारत का शेक्सपियर बोलते किसको? कालिदास को। भारत का ग्लैड स्टोन किसे बोलते हैं? ग्लैड स्टोन किसे बोलते हैं? तो बच्चे ग्लैड स्टोन किसको बोलते हैं?
डीबी नैरोजी, मतलब डीबी नैरोजी का मतलब समझ जाना दादा भाई नैरोजी। ठीक है, पूरा मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया, समझ में आया सब बात। चलो आगे, अभी यहीं पर अपडेट कर देंगे बस। अब बच्चे भारत का अगर तुमसे, हां, भारत का न्यूटन किसे कहते हैं? तो भारत का न्यूटन कहते हैं किसको? ब्रह्मगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को कहते हैं। ठीक है, हर एक चीज समझते चलना बस। भारत का कांट, कांट किसे कहते हैं? भारत का कांट किसे कहते हैं? तो भारत का कांट कहते हैं किसको? धर्म कीर्ति को, धर्म कीर्ति को कहते। ठीक, चलो आगे। अच्छा भाई, पूरा करा तो रहा यार। भारत का मिल्टन किसे कहते हैं? भारत का मिल्टन किसे कहते हैं? तो आप सब जानते होंगे, अश्व घोष को, अश्व घोष को। अगला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मतलब भारत कोकिला किसे कहते हैं? तो भारत कोकिला कहते हैं किसको? सरोजनी नायडू को, सरोजनी नायडू को कहते हैं। पूरा मजा आएगा, एक एक आनंद आएगा। ठीक है, चलो अब यहीं पर भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्र गुप्त को, भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त को। क्लियर है? भारत का जॉन ऑफ आर्क किसे कहते हैं? भारत का जॉन ऑफ आर्क, जॉन ऑफ आर्क किसे कहते हैं? तो जॉन ऑफ आर्क बोलते हैं रानी गोडनल्यू, गोडनल्यू, रानी गोडनल्यू को कहते हैं भारत का जॉन ऑफ आर्क। क्लियर हो गई बात? अब यहां पे ऊपर लिख लेना, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो भारत का बिस्मार्क कहते हैं किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आज की क्लास जो अटेंड करके जाएगा उसको याद रहेगा कि 12 घंटे भाई साहब ऐसे उड़ाए जाते हैं, ये निकाला जाता है मामला। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे तुमसे कहा जाएगा, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हो, कश्मीर का अकबर हम लोग किसको बोलते हैं? जैनुल अबादीन को बोलते हैं, जैनुल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। ठीक है, फिर अगर तुमसे कहा जाएगा तोतिए हिंद किसे कहते हैं? तोतिए हिंद, तो तोतिए हिंद आप बता सकते हो, क्या नाम है? अमीर खुसरो को कहते हैं, अमीर खुसरो को कहते हैं। अगला यहीं पे तुमसे पूछा जाएगा कि तराने हिंद किसे बोलते हैं? तराने हिंद किसे बोलते हैं? तो आप बता सकते हो, मोहम्मद इकबाल को कहते हैं, मोहम्मद इकबाल को कहते हैं। ठीक, तो बच्चे बताओ कमेंट करके, जीएस बूस्टर पहला आपको कैसा लगा? मजा आ गया? मजा आ गया? हमें कहते हैं आपको जितना आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस आज रिवीजन मोड ले जाना है, आपको नोट्स अपने बिल्कुल अपर लेवल के बना लेने हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक बार रिवीजन करे दे रहा हूं, आप लोग दोहरा लीजिए हमारे साथ। भारत का मैकियावेली चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, भारत का वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नेरोजी, भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती, भारत का पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय, भारत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी, भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का ग्लेडस्टोन दादा भाई नेरोजी। क्लियर है? अब आगे बच्चे, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का जॉन आर्क रानी गोडनल्यू, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, तोतिए हिंद अमीर खुसरो, भारत का न्यूटन ब्रह्मपुत्र, भारत का कांट धर्म कीर्ति, भारत का मिल्टन अश्वघोष, भारत कोकिला सरोजनी नायडू, तराने हिंद मोहम्मद इकबाल, कश्मीर का अकबर जैनुल अबादीन। बच्चे पूरी क्लास में लिख कर पढ़ाऊंगा एक एक चीज, कोई स्लाइड वाला मैटर मैं नहीं लेकर आऊंगा, आपको पूरी क्लास में खुद लिखूंगा, एक एक चीज बिल्कुल यहां पे रटवा दूंगा। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? आगे बढ़े, आगे बढ़े, फटाक से कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, सब बात मजा आ रहा है, हर एक चीज मजा आएगा मेरे लाल, बस तुमको बने रहना है, बस बने रहना है तो बने रहना है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े।
ये हो गया 9 नंबर। अब लगा लो। अब भाई साहब एक मोटिवेशन कोट्स आ गई है, क्योंकि 1 घंटा क्लास हो गई है आपकी। और हाँ, जिन लोगों ने लाइक शेयर, मोहम्मद ठीक है। चलो अब यहीं पर तो आप सब जानते होंगे अश्व घोष को। अगला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मतलब भारत कोकिला किसे कहते हैं? तो भारत कोकिला कहते हैं किसको? सरोजनी नायडू को कहते हैं। पूरा मजा आएगा, एक एक आनंद आएगा, ठीक है। चलो अब यहीं पर भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। क्लियर है? भारत का जॉन ऑफ आर्क किसे कहते हैं? भारत का जॉन ऑफ आर्क किसे कहते हैं? तो जॉन ऑफ आर्क बोलते हैं रानी गोडनल्यू। रानी गोडनल्यू को कहते हैं भारत का जॉन ऑफ आर्क। क्लियर हो गई बात? अब यहां पे ऊपर लिख लेना, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो भारत का बिस्मार्क कहते हैं किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आज की क्लास जो अटेंड करके जाएगा उसको याद रहेगा कि 12 घंटे भाई साहब ऐसे उड़ाए जाते हैं, ये निकाला जाता है मामला, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे तुमसे कहा जाएगा कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हो कश्मीर का अकबर हम लोग किसको बोलते हैं? जैनुल अबादीन को बोलते हैं। जैनुल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं, ठीक है। फिर अगर तुमसे कहा जाएगा तोतिए हिंद किसे कहते हैं? तोतिए हिंद, तो तोतिए हिंद आप बता सकते हो क्या नाम है? अमीर खुसरो को कहते हैं। अमीर खुसरो को कहते हैं। अगला यहीं पे तुमसे पूछा जाएगा कि तराने हिंद किसे बोलते हैं? तराने हिंद किसे बोलते हैं? तो आप बता सकते हो मोहम्मद इकबाल को कहते हैं। मोहम्मद इकबाल को कहते हैं, ठीक। तो बच्चे बताओ कमेंट करके, जीएस बूस्टर पहला आपको कैसा लगा? मजा आ गया? मजा आ गया? हमें कहते हैं आपको जितना आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस आज रिवीजन मोड ले जाना है, आपको नोट्स अपने बिल्कुल अपर लेवल के बना लेने हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक बार रिवीजन करे दे रहा हूं, आप लोग दोहरा लीजिए हमारे साथ। भारत का मैकियावेली चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नेहरूजी। भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती। भारत का पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय। भारत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का ग्लेडस्टोन दादा भाई नेहरूजी।